Hello everyone, this is Troli Pandey. This is 6th year PYQ of English Pedagogy for seated. चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बाकी के 5 ईयर के हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीचर ऑफ सैमुलेशंस। सैमुलेशंस के फीचर्स के बारे में इनमें से कौन सा है एक जो सही नहीं है। The individual participants retain their identity while reading to the given imaginary situation. Simulations usually work in small groups या फिर these provide the learners with an opportunity to gain confidence when speaking English. Fourth है, in simulations there is unlimited use of language and an unlimited scope of expressing emotions. जो simulations हैं इसमें क्या होता है, बच्चों को बहुत मतलब कि अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, एम्पल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जिससे कि वो भाषा सीख सकें। लैंग्वेज लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जिससे बच्चे जितने चाहें उतनी एरर्स कर सकें। उन एरर्स के थ्रू जो कुछ भी है उनका इम्प्रूव किया जाएगा, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो खुलकर भाषा का यूज कर सकें बिना किसी हेजिटेशन के कि उनसे क्या एरर हो जाएगा, बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। तो इसमें हर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स रिटेन देयर आइडेंटिटी, हर एक बच्चा जो है वो उसमें अपनी आइडेंटिटी उसको मिलती है जब वो रीड कर रहा होता है किसी भी इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए। ठीक, उसके बाद सैमुलेशंस यूजुअली वर्क इन, ये गलत है, स्मॉल ग्रुप्स में ये काम नहीं करता है। दीज प्रोवाइड द लर्नर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू गेन। अब जब ऐसी अपॉर्चुनिटी बच्चे को दी जाएगी तो बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब वो स्पीकिंग कर रहे होंगे, तो फिर ये वाला ऑप्शन भी सही है। इन सैमुलेशंस देयर इज अनलिमिटेड यूज ऑफ लैंग्वेज एंड एन अनलिमिटेड स्कोप फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस। इसमें अपने थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका बच्चे को दिया जाता है बिना किसी डर के। तो इसमें अनलिमिटेड स्कोप होता है इमोशंस एक्सप्रेस करने का। इसके अलावा अनलिमिटेड यूज लैंग्वेज का किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें किसमें, सैमुलेशंस में होती है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। मतलब जो सैमुलेशन है वो स्मॉल ग्रुप्स में वर्क नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अ लर्नर इन द सिटी ऑफ श्रीनगर ऑप्ट्स मलयालम एज अ थर्ड लैंग्वेज एंड इज एबल टू स्पीक एंड रीड इट विद इन अ ईयर थ्रू हर क्लासरूम एक्सपोजर एंड इंटरेक्शंस। व्हाट इज दिस नोन एज। एक लर्नर है जो कि श्रीनगर शहर में रह रहा है। वो क्या करता है, थर्ड लैंग्वेज के लिए मलयालम की भाषा को चूज करता है और 1 साल के अंदर ही वो भाषा उसको बोलनी आ जाती है। किसके द्वारा, क्लास में उसको एक्सपोजर मिल रहा होता है और क्लास के बच्चों से इंट्रैक्शंस की वजह से। तो उसको क्या कहेंगे, लैंग्वेज लर्निंग बोलेंगे या लैंग्वेज एक्विजिशन बोलेंगे या लैंग्वेज एडिशन बोलेंगे। लैंग्वेज एडिशन या फिर सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म बोलेंगे इसको। तो इसको क्या बोलेंगे, लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन में तो मदर टंग आ जाती है। मदर टंग आ जाती है मतलब जो शुरू से ही हम बचपन से जो भाषा सीखा होता है हम लोग ने अपने आसपास के पर्यावरण से, मतलब हमारे परिवेश में जैसी भाषा बोली जा रही थी उस भाषा को हम अर्जित करते हैं, तो वो आती है लैंग्वेज एक्विजिशन में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, ये एक तरीके की एक एक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें कि बच्चा जन्म से लेकर के थ्रू आउट द लाइफ मतलब थ्रू आउट द लाइफ ये कंटिन्यू रहती है। लैंग्वेज लर्निंग की जो प्रोसेस है इसमें बच्चा लैंग्वेज का यूज करता है अपनी थॉट्स वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए। इसके अलावा अपने जो स्टूडेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, इन सबसे इंटरेक्शन करने के लिए या फिर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एज पर करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो ऑप्शन है हमारा, एरर्स आर लर्निंग एरियाज, एरर्स हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग, एरर्स शुड बी करेक्टेड देन एंड देयर, एरर्स आर फीडबैक फॉर द टीचर। जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स मतलब व्यवहारवादी, जो व्यवहार में आने वाली जो भाषा विज्ञान है, हिंदी में इसको यही बोलते हैं, व्यवहार में जो आने वाली भाषा विज्ञान है उसमें जो सेकंड लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज सीखने में बच्चे बहुत सारी
एरर्स करते हैं अनइंटेंशनली, क्योंकि उसमें इतने सारे रूल्स होते हैं, इतनी सारी वैरायटी होती है कि उनको कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसमें एरर्स होते ही होते हैं बच्चों से। ठीक है, तो ये एरर्स क्या होती हैं, बच्चे की एक लर्निंग एरिया की तरह काम करती हैं। ये एरर्स बच्चों के लिए लर्निंग एरियाज होती हैं और टीचर के लिए ये फीडबैक का काम करती हैं, जो बच्चों की एरर्स होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लर्निंग एरियाज, एरर्स जो है लर्निंग एरियाज है, ये भी सही है। हैम्पर मतलब लैंग्वेज लर्निंग की में ये रुकावट होती हैं एरर्स, तो ये गलत हो गया। शुड बी करेक्टेड देन एंड देयर, तुरंत ही उसको करेक्ट कर देना चाहिए। ये ऑप्शन कहीं भी हो इनको गलत ही करना है, मतलब इनको नेग्लेक्ट कर देना है। एरर्स जो होती हैं वो टीचर्स के लिए फीडबैक होती हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब सी। थर्ड का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रोसीजरल नॉलेज इन लर्निंग ऑफ ग्रामर इज नोन एज। इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। चोमस्की ने दो चीजों के बीच में डिस्टिंक्शन बताया है। पहला तो कंपिटेंस और दूसरा परफॉर्मेंस, इन दोनों के बीच में इन्होंने डिस्टिंक्शन किया है, परफॉर्मेंस। अब कंपिटेंस में क्या होता है, जो फैक्चुअल नॉलेज होती है ग्रामर की, उसकी क्षमता आती है। और परफॉर्मेंस में क्या होता है, उस नॉलेज को या फिर उस लैंग्वेज को एक्चुअल वे में यूज कर पाना, ये होता है परफॉर्मेंस। चमस्की ने दो चीज पे बात की, एक कहा है कंपिटेंस और परफॉर्मेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन किया है। कंपिटेंस आती है फैक्चुअल नॉलेज जो होती है ग्रामर की, उसको बोलते हैं। और परफॉर्मेंस में क्या होता है, मतलब इसकी एबिलिटी जो है, फैक्चुअल नॉलेज की जो एबिलिटी है, लैंग्वेज की फैक्चुअल नॉलेज की जो एबिलिटी है, मतलब जो ग्रामेटिकल रूल्स की जो नॉलेज है उसकी एबिलिटी है, वो कंपिटेंस होगा। और उस नॉलेज को अपने रियल लाइफ सिचुएशन में यूज कर पाने की जो एबिलिटी है वो होता है परफॉर्मेंस। तो कंपिटेंस और परफॉर्मेंस, इन्हीं दोनों चीजों पे दो तरह की नॉलेज है जो कि बेस्ड है। पहला है ये तुम्हारा प्रोसीजरल, यही उसी में से एक है प्रोसीजरल नॉलेज जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रोसीजरल नॉलेज ये सेकंड में आता है। तो प्रोसीजरल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो कि जो भाषा हमने यूज की है, जो मतलब फैक्चुअल नॉलेज ग्रामर की यूज की है, मतलब सीखी है, उसी को परफॉर्मेंस में लाना, उसी को एक्चुअल फॉर्म में यूज कर पाना प्रॉपरली, इसी को प्रोसीजरल नॉलेज बोलते हैं। तो एनालाइज वंस एरर, एरर से इसका कोई मतलब नहीं है। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स एंड अप्लाइंग द सेम, कैसे ग्रामेटिकल फॉर्म काम करती है और उसको अप्लाई कैसे किया जाता है। यही बात तो चोमस्की ने अपने परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में बोली है कि लैंग्वेज का यूज ठीक तरीके से कर पाना, जो हमने एबिलिटी कंपिटेंस में गेन की थी उसी का अच्छी तरीके से यूज कर पाना, ये आता है परफॉर्मेंस में। तो यही चीज होती है प्रोसीजरल नॉलेज। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ शॉर्ट स्टोरी इज अ, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है कि एनालिटिकल राइटिंग है या फिर नैरेटिव राइटिंग है या फिर कंपैरेटिव राइटिंग है। तो जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो एक तरीके की नैरेटिव राइटिंग होती है। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स तो बिल्कुल सेम होंगे जैसे कि नॉवेल्स में होते हैं या फिर जो नॉवेल में पाए जाते हैं, जैसे कि प्लॉट है या फिर जो कैरेक्टर्स हैं नॉवेल के, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रक्चर और थीम, स्ट्रक्चर और थीम, ये सारी चीजें जैसे नॉवेल्स में होती हैं वैसे ही नैरेट शॉर्ट स्टोरीज में भी होती है। लेकिन शॉर्ट स्टोरीज में क्या होता है, बस केवल कुछ शब्दों में ही हम क्या करते हैं, उस चीज को मतलब पूरा जो हमारा ये है नैरेट कर देते हैं, पूरा जो सिचुएशन है जो कुछ भी सारी चीजों को कुछ ही वर्ड्स में नैरेट कर देते हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट स्टोरी को नैरेटिव राइटिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी इन अ लैंग्वेज और कंटेंट क्लासरूम इज। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। तो मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी इन अ लैंग्वेज और कंटेंट क्लासरूम, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स टू टीच लर्न लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स, ये पहला ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा।
मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब क्या होता है कि जो लैंग्वेज लर्नर की है उसका यूज करके भाषा को पढ़ाना, पढ़ना या फिर कंटेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना पढ़ाना। तो मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी की तरह काम यूज होती है लैंग्वेज क्लासरूम में या फिर कंटेंट क्लासरूम में, क्योंकि जो बच्चे की पहले से भाषाएं बच्चे को आती है उन्हीं भाषाओं का यूज करके बाकी की जो लैंग्वेजेस है वो बच्चे को पढ़ाई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। तो सिक्स्थ का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लर्नर्स अंडरगो द वेरियस स्टेजेस ऑफ राइटिंग, व्हाट इज दिस अप्रोच टू राइटिंग नोन एज। ऐसी कौन सी राइटिंग है जिसमें कि बच्चे कई सारी स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं, तो उस राइटिंग को मतलब राइटिंग की उस अप्रोच को क्या कहा जाता है। प्रोडक्ट अप्रोच या प्रोसेस अप्रोच या पैराग्राफ डिक्टेशन या पर्सनल राइटिंग। जिन बच्चों ने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो ये एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा घुमा करके सीटेट ने पूछ लिया है। इसमें क्या है, कई सारी स्टेजेस होती हैं राइटिंग की, मतलब कि राइटिंग टास्क करने के लिए कई सारे कंपोनेंट पार्ट्स में इस टास्क को पहले डिवाइड किया जाता है, उसके बाद इस चीज को अप्लाई किया जाता है। इसमें क्या होता है कि लिखने के पहले बच्चे को फॉर्मेटिव फीडबैक दिया जाता है। जब कोई फीडबैक दौरान दिया जाता है, सीखने के, लिखने के, पढ़ने के दौरान दिया जाता है तो उसको फॉर्मेटिव फीडबैक कहते हैं। बच्चे को लिखने की प्रोसेस से पहले ही फॉर्मेटिव फीडबैक दिया जाता है या फिर उसी के दौरान फॉर्मेटिव फीडबैक दिया जाता है, जिससे उनकी जो फाइनल राइटिंग है जो वो लास्ट में लिखें वो परफेक्ट हो, मतलब उसमें इंप्रूवमेंट हो। इसी वजह से लिखने के दौरान ही उनको फॉर्मेटिव फीडबैक दे दिया जाता है। तो इसमें कई सारी स्टेजेस आती हैं, मतलब 7 स्टेजेस लगभग होती हैं, प्री राइटिंग से लेकर के हमारा पब्लिशिंग तक ये होता है। तो ये क्या होगा, ये आता है हमारा प्रोसेस अप्रोच में, इसको प्रोसेस राइटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, हियर इज अ टीचर हु डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 and allocates a number of themes or topics to each group to work over a period of 3 months and to write and present the report to the whole class। टीचर ने क्या किया, क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, हर ग्रुप को एक थीम या टॉपिक दे दिया जिसपे कहा है 3 मंथ पे काम करना है। 3 मंथ में काम करने के बाद उसको लिखना है, लिखने के बाद उस रिपोर्ट को पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करना है। तो ये जो ग्रुप एक्टिविटी है उसको क्या कहा जाएगा। ऐसा कोई भी चीज जब ग्रुप में सिखाई जाती है या ग्रुप में कराई जाती है तो उसको प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं, उसको प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं। अब ये कुछ टाइम के लिए, 3 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए या फिर 3 मंथ्स के लिए, ऐसे क्या होता है बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर फैक्चुअल नॉलेज जो होती है उनके थ्रू अपनी पूरी रिपोर्ट को तैयार करते हैं। तो जब कोई चीज ग्रुप में की कराई जाती है, ग्रुप में सिखाई जाती है तो उसको प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं। जैसे कि टीचर ने कह दिया कि अलग अलग पोस्टर्स बनाओ कि एनवायरनमेंट को सेव कैसे किया जाता है, तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया। तो 8th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मतलब प्रोजेक्ट वर्क। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द फॉलोइंग टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन नोन एज। इस तरीके की टाइपोलॉजी को, मतलब टाइपोलॉजी वाले क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है। इमेजिन यू आर द सन इन द स्टोरी एंड राइट योर फीलिंग्स इन योर डायरी एट द एंड ऑफ द डे। मतलब कि मान लिया, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि तुम कहानी में बेटे हो और तुम्हें अपनी फीलिंग्स को डायरी में लिखना है दिन खत्म होने के बाद। तो ये किस में आएगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या एक्स्ट्रापोलेशन राइटिंग या ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग या फिर क्रिएटिव राइटिंग। ये आएगा एक्स्ट्रापोलेशन राइटिंग। एक्स्ट्रापोलेशन राइटिंग में क्यों आएगा, क्योंकि जब बच्चे, जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशंस होती हैं, जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन हो उसमें से फैक्ट्स ले लें और उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करें। उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद खुद को उस पोजीशन में रख करके इमेजिन करें कि क्या चीज कैसे हो सकती है, तो उसको एक्स्ट्रापोलेशन राइटिंग कहते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड है, ये जो एक्स्ट्रापोलेशन राइटिंग, एक्स्ट्रापोलेशन वर्ड है वो एक्स्ट्रा, मतलब कि एक्स्ट्रा इसमें लिया गया है वर्ड जिसका मतलब होता है आउटसाइड, और ये इंटरपोलेशन को ही शॉर्ट करके लिखा गया है। तो 9th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
मेजर एम ऑफ टीचिंग लर्निंग पोएट्री इज। पोएट्री को पढ़ाने का और पढ़ने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है? इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, या फिर लर्निंग द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री, या लैंग्वेज लर्निंग, या फिर लर्निंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होता है? हो गया ऑप्शन नंबर 1, इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। बच्चों को पोएट्री सिखाई इसीलिए जाती है जिससे कि बच्चे को भाषा से प्रेम हो जाए या भाषा में बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो क्या करेगा? भाषा को एप्रिशिएट करेगा, और एप्रिशिएट करेगा तो फिर उसके अंदर अपने आप से ही उस भाषा को सीखने की जो इंटरेस्ट है वो अपने आप ज्यादा डेवलप हो जाएगी। तो इसी वजह से इंजॉयमेंट, और अब पोएट्री क्या करते हैं बच्चे? खुद से इंजॉय करते हैं। इंजॉय करेंगे तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो अप्रिशिएट करने का मतलब इनडायरेक्टली किस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं? भाषा को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो भाषा में उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो भाषा को सीखने में अपना योगदान देंगे। तो यही मेन उद्देश्य होता है पोएट्री को टीचिंग और लर्निंग के लिए। तो 10th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, इट इज एक्सपेक्टेड इन अ लैंग्वेज क्लासरूम दैट लर्नर्स वर्क विद लैंग्वेज। लैंग्वेज क्लासरूम में बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लर्नर्स वर्क विद लैंग्वेज, लर्नर्स लर्न लैंग्वेज एंड वर्क विद लैंग्वेज, ये होगा। दिस इज, ये क्या है? लर्निंग द फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज के फॉर्म्स को पढ़ना, या फिर यूजिंग द लैंग्वेज विद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ भाषा का प्रयोग करना, या एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, या फिर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। इसको बोलेंगे एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, भाषा के साथ एंगेज होना इसको बोलते हैं। तो 11th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन ऑथेंटिक टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट या नैरेटिव रिटन बाय टेक्स्ट बुक या ऑथर्स, या फिर एन ओरिजिनल ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, या फिर कंप्लीटली मोडिफाइड एंड कंट्राइव्ड टेक्स्ट फ्रॉम द ओरिजिनल राइटिंग। ओरिजिनल राइटिंग में से ही पूरी तरीके से उसको मॉडिफाई कर दिया जाए, ऐसे टेक्स्ट को बोलते हैं ऑथेंटिक टेक्स्ट। या फिर स्टोरी एंड पिक्चर्स ड्रॉन बाय लर्नर्स एज पार्ट ऑफ देयर असाइनमेंट, असाइनमेंट के रूप में स्टोरी या पिक्चर्स को लर्नर्स के द्वारा उसको निकालना। तो ना ये होता है, ना ये होता है, ना ये होता है। राइट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2, मतलब एन ओरिजिनल ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि राइटर्स जब रियल लाइफ बेस्ड कोई चीज लिखते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिनल, मतलब ऑथेंटिक टेक्स्ट। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा साइड में कुछ ऑथर्स वगैरह होते हैं जिनके बारे में जिनका आर्टिकल छपा रहता है, तो वो होता है ऑथेंटिक टेक्स्ट। या फिर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है उसको बोलेंगे ऑथेंटिक टेक्स्ट, और ऑथेंटिक टेक्स्ट। इसके अलावा इसका यूज किस लिए किया जाता है? लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, गाइड करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए, या फिर डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए, नॉलेज देने के लिए, इन सारी चीजों के लिए ऑथेंटिक टेक्स्ट का यूज होता है। इसमें क्या होता है? रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशंस जो होती हैं, मतलब रियल लाइफ की जो सिचुएशंस होती हैं उनको राइटर्स लिखते हैं। तो 12th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स रेफर्स टू। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि पेपर 2 और पेपर 1 में क्या डिफरेंस है, मतलब कि पेपर 2 पेपर 1 को पेपर 2 के लिए पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चन है, मतलब समझ लीजिए 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो कि पेपर 1 से ही रिलेटेड होते हैं, बस ऐसे 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, या फिर मैक्सिमम होगा तो 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके जूनियर लेवल के बच्चों के हिसाब से चेंज करके पूछ लिया जाता है, या फिर उनकी पेडागोजी को थोड़ा और डीप में जा करके पूछ लिया जाता है। तो बस इतना ही होता है लैंग्वेज, मतलब कि पेपर 1 और पेपर 2 में डिफरेंस, बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है। ये क्वेश्चन आपका पेपर 1 में भी आ चुका है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स रेफर्स टू, एक होता है आपका काल्प और दूसरा होता है बिक्स। जो बिक्स होता है वो सोशल लैंग्वेज होती है, बिक्स जो है वो सोशल लैंग्वेज होती है, और जो कैल्प है ये अकेडमिक लैंग्वेज होती है। कैसी होती है? अकेडमिक लैंग्वेज होती है।
तो जो बेसिक पर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल है वो किससे रेफर करेगा? नीडेड फॉर कन्वेइंग अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को कन्वे करने के लिए, ये सब क्लास वगैरह में जरूरत पड़ती है। लैंग्वेज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बाय यंग लर्नर के मतलब कि से कम्युनिकेट करने के लिए जरूरत होती है। या फिर लैंग्वेज नीडेड फॉर हियर एंड नाउ कम्युनिकेशन, तुरंत का तुरंत जो कम्युनिकेशन किया जाता है, मतलब कि बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, टेलीफोन पे बात हो रही है, तो ये सारी क्या है? सोशल लैंग्वेज हो गई, मतलब कि सोशल इंटरेक्शन के लिए इस भाषा का यूज किया जाता है। लगभग 6 से 7 महीने में बिक्स को सीखा जा सकता है, लेकिन काल्प को सीखने में लगभग 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, कि लैंग्वेज नीडेड फॉर हियर एंड नाउ कम्युनिकेशन इज नोन एज बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू। एक होता है LOA, मतलब लर्निंग ओरिएंटेड असेसमेंट। लर्निंग ओरिएंटेड असेसमेंट, LO क्या होता है? लर्निंग ओरिएंटेड असेसमेंट। तो लैंग्वेज असेसमेंट, जो भाषा का आकलन किया जाता है, वो किससे ओरिएंटेड होता है? मतलब जो लर्निंग ओरिएंटेड असेसमेंट है, इसमें दोनों तरीके से टीचर बच्चे का असेसमेंट करती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से। इसमें क्या होता है? इस असेसमेंट से टीचर और बच्चे दोनों का फायदा होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों का फायदा होता है। इसमें किया जाता है, मेजर किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज कितनी बच्चे की हुई, ये मेजर किया जाता है। इसके अलावा ये चीज की पता लगाई जाती है कि बच्चे की में क्या कमियां हैं, उसको इम्प्रूव किया जा सके, तो कमियों का पता लगता है लर्निंग ओरिएंटेड असेसमेंट के थ्रू। मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स की अचीवमेंट को मेजर करने के लिए होता है लैंग्वेज असेसमेंट। या फिर फाइंड द प्लेस ऑफ द लर्नर्स इन द क्लास में बच्चे की पोजीशन क्या है, जगह क्या है, उसका पता लगाने के लिए। मेजर द ओवरऑल और समेटिव अचीवमेंट, जो पूरा फाइनली सब कुछ कराने के बाद, एग्जाम वगैरह कंप्लीट कराने के बाद जो बच्चे का मेजरमेंट किया जाता है कि बच्चे ने कितना अचीव किया, वो होता है। या फिर मेजर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स, इसका यूज किस लिए किया जाता है? लर्नर की प्रोफिशिएंसी कितनी हुई भाषा में। अब इसका पता लगाया जा सकता है, तो बाद में क्या किया जाएगा? जहां पे उनकी कमी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू मेजर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स। इसको दूसरी तरीके से याद रखिएगा, LO बोलते हैं, लर्निंग ओरिएंटेड असेसमेंट होता है, जो कि फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से किया जाता है। इसमें टीचर स्टूडेंट दोनों का फायदा है। पहली चीज मेजर की जाती है प्रोफिशिएंसी कितनी है बच्चे की भाषा में, और दूसरी चीज कौन कौन सी बच्चे में कमियां आ रही हैं। तो 14 का राइट ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स। इनपुट्स विच फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, भाषा का यूज कैसे किया जाता है, ऐसे इनपुट्स को कहते हैं। या फिर वोकैबलरी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, इसको बोलते हैं। या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट्स एंड इट्स प्रोसेस। या फिर लैंग्वेज इनपुट्स विच फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, ऐसी लैंग्वेज के इनपुट्स जो कि इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं। ठीक है, टीचर की हेल्प से, वोकैबुलरी टीचर या फिर अदर ऐसे सोर्सेज होते हैं जिससे कि लैंग्वेज इनपुट्स को इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो 15 का राइट ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ये था हमारा 6th ईयर PYQ ऑफ इंग्लिश पेडागोजी फॉर सीटेट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।